हेलो एवरीवन, आप सभी का इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखो, बोर्ड एग्जाम हमारे सर पर है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उन चैप्टर में कौन से टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, और जो मैं यहाँ पर टॉपिक बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज, सब वैसे तो मैंने पूरी एनसीईआरटी करा दी है, पुरानी वाली भी और नई वाली भी, जिसकी प्लेलिस्ट की मैं लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप अगर मेरे वीडियो को देखोगे ना तो आपको गणित से प्यार हो जाएगा। एकदम आसान तरीके से समझा रखा है। अगर आप मेरा कोई भी रैंडम वीडियो चला के देख लो, अगर पसंद ना आए तो मत देखना, कोई सा भी वीडियो। अगर पसंद आए तो आप खुद देखने लग जाओगे। ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है, बट देखना एक बार जरूर। प्लेलिस्ट की लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये मेरा दावा है कि गणित विषय से आपको प्यार हो जाएगा और हर एक चीज आप आराम से समझोगे, आराम से, मक्खन की तरह। तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप पढ़ के आप आसानी से पास हो सकते हो वो भी बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर नंबर की बात करें, टोटल जो नंबर हमारे होने वाले हैं, देखो दोस्त, ठीक है, नंबर की अगर मैं बात करूं, हमें जो समय टोटल मिलेगा पेपर में वो मिलेगा 3 घंटा। ठीक है, और आपका जो टोटल अंक है वो है 100। ठीक, अब देखिए आपके 5-6 यूनिट है टोटल। कितने यूनिट है? 1 से लेकर 6 तक। पहला जो यूनिट है वो है संबंध तथा फलन, चैप्टर नंबर 1, 10 नंबर का आएगा। इकलौता पहला जो चैप्टर है वो 10 नंबर का आएगा। सोच लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा जो है बीजगणित, जो 15 नंबर का आएगा। फिर कलन, अवकलज और समाकलन मिलाकर 44 नंबर का आएगा। कई बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। अवकलन और समाकलन मिलाकर 44 नंबर का आएगा। 50% से थोड़ा कम है, आधा तो यही आने वाला है। ठीक है, तो इसको फिर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति 18 नंबर का आएगा, 2 चैप्टर मिलाकर। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन जो चैप्टर है उसमें से 5 नंबर का आएगा। ठीक, एंड जो प्रायिकता चैप्टर है वो 8 नंबर का आएगा। तो सबसे ज्यादा नंबर किस चैप्टर में आ रहा है? पहले ही चैप्टर में आ जा रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर अगर चैप्टर के दृष्टिकोण से बात की जाए, पहला चैप्टर ही सबसे ज्यादा नंबर कवर कर रहा है, वो है 10 नंबर। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और ये मेरी गारंटी है, दावे के साथ बोल रहा हूं, आएगा तो आएगा, अगर ना आए तो मैं फिर कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं यूट्यूब पे। आज के वीडियो में बोल दे रहा हूँ, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो टॉपिक में बता रहा हूँ वो तो 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा उनसे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, संबंध तथा फलन। ठीक है, तो यहां से एक जो टॉपिक है संबंधों के प्रकार, इस टॉपिक से आएगा ही आएगा प्रश्न, गारंटी है। आपसे क्वेश्चन दे देगा, चेक करना है स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। अगर ये तीनों होता है तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, ये पक्का आएगा संबंध। ठीक है, और अगर फलन की बात करें, एकाकी फलन और आच्छादक फलन, इस पर भी प्रश्न जरूर आएगा। तो 2 प्रश्न की गारंटी तो मैं दे रहा हूं, 10 नंबर का तो यही होगा ना। तो तुल्यता संबंध एकाकी वगैरह निकालने के लिए, एकाकी और आच्छादक निकालने के लिए आएगा, और उसके साथ साथ इसके पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। तो ये मेरा दावा है, एकाकी और आच्छादक निकालने के लिए आएगा ही आएगा, और तुल्यता संबंध, सतुल्य समित, संक्रामक चेक करने के लिए आएगा ही आएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। 2 टॉपिक श्योर है, आएंगे ही आएंगे 4-4 नंबर में, और बाकी 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इस चैप्टर में क्या है, आपसे परिसर, ठीक है, प्रांत, ये चीज आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स में। आपसे और क्या आएगा ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में आ सकता है, मुख्य मान निकालने के लिए। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है या 1 नंबर में आ सकता है। और जो सामान्य त्रिकोणमितीय फलन के द्वारा सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है या हल करने वाले जो प्रश्न है, 2.2 प्रश्नावली जो आपकी होगी, वहां से प्रश्न जरूर आएंगे 1। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 है ना, वहां से एक प्रश्न जरूर आएगा सिद्ध करने के लिए। x बराबर cos थीटा, x बराबर tan, इस तरह के मानते और हल करते सिद्ध करते ना, ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे। और सिंपल जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस xy, इस तरीके के सूत्र हैं, उस पर आधारित प्रश्न जरूर आएंगे, उनको जरूर कर लेना, हर बार आता है। 2 दिन से तो मैंने मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर भी शुरू करा दिया है कराने को, और जो मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छाट के ला रहा हूँ, और उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फिर मैं क्या ही बताऊं, फिर आपकी वो नुकसान की कैटेगरी में आ जाएगा। जो नंबर 2 इकाई है बीज गणित, ये सबसे आसान है।
इजी। ठीक है, 15 नंबर का आने वाला है चैप्टर नंबर 3 और 4 मिलाकर। तीसरा और चौथा चैप्टर जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको मिलाकर 15 नंबर का आएगा। ठीक है, कौन कौन सी चीज है? अगर मैं अवयव की बात करूं तो अवयव की समानता पर आधारित प्रश्न, दो अवयव दे देगा बराबर है तो इसमें x का मान बताओ, y का मान बताओ, एक नंबर में आ सकता है। अवयव का परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के लिए एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, सममित और विषम सममित अवयव ये आ सकता है 2 नंबर में। अवयव का गुणन ये आ सकता है 1 नंबर में। टॉपिक छाट छाट के बता रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रम अवयव मतलब ए इनवर्स निकालना, इसका सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए, ये निकालने के लिए आना चाहिए आपको। ठीक, ये हो गया। सानिक की बात करें, कोई सानिक देगा, सानिक का मान कितना होगा, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो 3/3 सानिक होते हैं उसमें से उपसानिक निकालना, सहखंडज निकालना, जब सहखंडज वगैरह निकालोगे तभी तो वो सूत्र लगेगा। ठीक है, आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है हर साल, एक्स वाई जेड में आपको 3 समीकरण दिया होगा, अवयवों की मदद से एक्स वाई जेड के मान निकालने होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, वो जरूर देख लेना। 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय को हल करना, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। देखो मैं सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं और ये मेरा दावा है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो आएंगे ही आएंगे, इनको तो करना ही करना जो टॉपिक मैं बता रहा हूं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इकाई नंबर 3 कलन, कलन में कौन कौन चैप्टर आता है ये मैं बता दूं बच्चों। 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां, 8वां और 9वां, इन 5 से लेके 9 चैप्टर को अगर जोड़ दो तो ये हुआ कलन। कलन में अवकलज और समाकलन दोनों मिलाकर है, और ये मिलाकर कितने नंबर का आएगा? 44 नंबर। सोचो, मतलब आधा तो यही आ जा रहा है, अवकलज और समाकलन मिलाकर। तो बच्चों अवकलज और समाकलन पे ज्यादा जोर लगाओ, अभी ही नहीं फ्यूचर में भी। अगर आप बीएससी बीटेक मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हो तो वहां पर इसका अलग से बुक आएगा। अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे तो वहां क्या होगा फिर सोचो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्लास 12 में आप पढ़ोगे उसकी एक अलग अलग चैप्टर की अलग अलग किताबें आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। अगर अभी आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो देखो फ्यूचर में आपका अच्छा नंबर तो आएगा ही। अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, अच्छे फॉर्म भर पाओगे, और आगे चलकर आपको पढ़ाई भी आसान लगेगी। और अभी आपका कमजोर हो गया तो फ्यूचर बर्बाद, कहीं प्राइवेट में एडमिशन हो भी गया तो भी वहां लटकते रहोगे। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। तो चैप्टर नंबर 5 सतत तथा अवकलनीयता, तो यहां से जो टॉपिक है सतत तथा सात्यंतता, x बराबर 2 पर सात्यंत है कि नहीं, सात्यंतता की जांच करने के लिए जो प्रश्न आते हैं, अवकलनीयता चेक करने के जो प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक पर एक प्रश्न जरूर आएगा। एक फलन दिया होगा x बराबर 2 पर सतत है कि नहीं, x बराबर 1 पर अवकलनीय है कि नहीं, आपसे पूछ देगा। सतत अवकलनीयता पर एक प्रश्न जरूर आएगा, ये मेरा दावा है। अवकलज के लिए आप मैं क्या बोलूं, आप बोलोगे सर क्वेश्चन बताओ। देखो अवकलज आपको अगर आता है तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आप आराम से कर लोगे। देखो ये जो चैप्टर है ना इसे कैलकुलस कहा जाता है। ठीक है, कैलकुलस, कैलकुलस में क्या होता है ना, सबसे आसान होता है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में आता है। मैथमेटिक्स की 2 ब्रांच होती है, फ्यूचर में पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में आता है और एक होता है प्योर मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स से आसान होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बस क्या होता है, सूत्र और विधि। जैसे बच्चों को सूत्र याद है, क्वेश्चन करने का तरीका मालूम है, उसका ये इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें आपको विधि आनी चाहिए और सूत्र अच्छे से आना चाहिए। अगर आ गया कहीं से भी दे दे आराम से बनाओगे। ठीक है, तो अवकलज आपको सब कुछ आना चाहिए। सारा घातांकी है, लघुगणकीय फलन है, ठीक है, श्रृंखला नियम है। तो यह सब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लॉग वाले जो प्रश्न है, x की पावर में x होता है, द्वितीय क्रम के जो अवकलज है, ये पूरा 5वां चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। यहां से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर बता रहा हूं। अगर आपको 5वां चैप्टर आ गया तो 6ठे में कोई दिक्कत नहीं होगी, 7वें चैप्टर में भी दिक्कत नहीं होगी, 8वें में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर 7वां चैप्टर आता है तो 8वां फट से आ जाएगा, 7वां 8वां आ जाए 9वां आराम से आ जाएगा। तो एक के साथ दूसरा लिंक है, इसीलिए अगर 5वां आ गया तो 6ठे में दिक्कत नहीं है, 7वें में भी दिक्कत नहीं होगी, 7वां अगर आ गया तो 8वें में दिक्कत नहीं है, 9वें में भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है। लेकिन
जितना मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है पहली बार में ना आए, लेकिन रिवीजन करने पर, बार बार प्रैक्टिस करने पर वो चीज आ जाएगी। कई बच्चे इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, बोलेंगे बहुत बड़ा है सर, समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को किस विधि से करना है, कैसे करें, ये बच्चे बोलते हैं। तो पहले आप जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो लगाओ, उसके बाद 2 बार और रिवाइज करो, तीसरी बार से आपका माइंड आपको बोलेगा कि ये वाला क्वेश्चन भाई ऐसे ऐसे हो सकता है। पहले सारे विधि जान लो, मैं तो ये कहूंगा, और फिर आपका दिमाग खुद बोलेगा कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से कर सकता हूं। आपका दिमाग बोलेगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अवकलज के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में आ जाओ। इसमें जो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की रेट ऑफ चेंजेस पर आधारित प्रश्न जो है ना 6.1 प्रश्नावली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये टॉपिक है उच्चतम तथा निम्नतम, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद किस अंतराल पर वर्धमान है, किस अंतराल पर ह्रासमान है, इस पर आधारित प्रश्न एक जरूर आएगा, वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है। ये वृद्धि और ह्रासमान फलन है, ये जरूर आएगा। 3 टॉपिक बता दिए, इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, 1 2 3, 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। ये 3 टॉपिक बताना हूं चैप्टर नंबर 6 से, मेरा दावा है आएगा तीनों टॉपिक, तीनों पर आप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद समाकलन आ जाओ। समाकलन में क्या है ना, समाकलन आपको पूरा आना चाहिए। अगर मैं बताऊं समाकलन में ये वाला क्वेश्चन कर लो, वो वाला कर लो, ऐसे नहीं। जब आपको समाकलन आएगा तभी चैप्टर नंबर 8वां आएगा और 9वां आएगा। अब ये मत सोचो कि समाकलन चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं छोड़ दूंगा, मैं 8वां 9वां पढ़ूंगा, 8वां 9वां होगा ही नहीं तुमसे, समाकलन नहीं आता है तो वो कहां से हो जाएगा। और ये समाकलन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत बड़ा होने के बावजूद ये 8वां 9वां में इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग से अपनी, जैसे अगर तुम्हें गिनती ना आए तो तुम जोड़ घटाना कर सकते हो, नहीं कर सकते, वैसे ही समाकलन तुम्हें अगर नहीं आते तो बाकी चीजें तुम नहीं कर पाओगे। तो समाकलन पूरा आना चाहिए, और अगर आपको समाकलन पूरा आता है तो समाकलन से कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दे, आप आराम से कर लोगे। समाकलन करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक है सूत्र और एक है विधि। जिस बच्चे को समाकलन का सूत्र याद है, जिस बच्चे को विधि पता है, समाकलन बहुत आसान है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूत्र, सूत्र जरूर याद कर लेना, बहुत सारे सूत्र वो मिलेंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा जोर लगाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो सब चैप्टर नंबर, ये जो यूनिट नंबर 3 है, 7वां चैप्टर, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें ये नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने अलग से वीडियो बना भी दिया है चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लेकिन आपको पूरा आना चाहिए, ठीक। इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है ये आपको आना चाहिए। अब समाकलनों के अनुप्रयोग जो है इसमें, भाई ये तो एक ही प्रश्नावली है 8.1 और फिर उसका विविध है, गिने गिने आई थिंक दोनों को मिलाकर सिर्फ 8 क्वेश्चन है, और इसको मैंने 1 शॉट वीडियो में करा दिया है, नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। 8वां चैप्टर का सारा क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत इजी से रखा है एनसीईआरटी बुक में। पुरानी एनसीईआरटी में शानदार शानदार क्वेश्चन थे, लेकिन जो नई एनसीईआरटी बुक है ना, एकदम तुच्चू मुच्चू क्वेश्चन है, 3-3 लाइन 2-2 लाइन में सरल हो जा रहे हैं। 8 ही क्वेश्चन है दोनों को मिलाकर, तो कर देना, उदाहरण भी कर लेना, ठीक है। 1 शॉट में मैंने करा दिया है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो इसमें सारा चैप्टर कर ही लेना। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, लिमिट अगर एक्स पे लोगे तो वाई डी एक्स फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वाई लोगे तो एक्स टी वाई फॉर्मूला होता है, सिंपल सा लॉजिक है। अवकल समीकरण में क्या है कि कोटि और घात पर आधारित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल निकालने के लिए प्रश्न जरूर आएंगे। व्यापक हल जिसमें प्लस सी लगाते हो, विशिष्ट हल जिसमें आपको कंडीशन दी होती है एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है, तो सी का मान निकाल के रखते हो तो उसे विशिष्ट हल कहते हैं, पढ़ा दिया है मैंने। हल करने की जो विधि है पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। और उसके बाद समघाती होगा, समघाती इंपॉर्टेंट है, इसको हल करना है। और उसके साथ साथ एक और होगा रैखिक अवकल समीकरण, ये भी आएगा ही आएगा, समघाती भी आएगा, कोटि एवं घात निकालने के लिए आएगा, पृथक्करण विधि भी आएगा। और ये आपके 2 टाइप के क्या है, रैखिक अवकल समीकरण, इन दोनों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो मैंने गिने चुने बताए, कोटि एवं घात का एक जरूर आएगा। व्यापक और विशिष्ट हल निकालने के लिए क्वेश्चन 2 टाइप के आ सकते हैं, या तो पृथक्करण विधि से होगा या समघातीय से होगा, या फिर रैखिक अवकल समीकरण आ जाएगा इस टाइप का या फिर इस टाइप का। ये पूरा नया एनसीईआरटी भी करा दिया, पुराना एनसीईआरटी भी करा दिया है,
लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। अब सोचोगे सर मेरे तो स्कूल में हुआ नहीं, मैं क्या करूं? भाई स्कूल को भूल जाओ, स्कूल वाले पढ़ाए ना पढ़ाए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ मैंने यूट्यूब में पढ़ा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक क्वेश्चन, स्कूल में क्या होता है 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, बाकी घर से कर लेना। और यहाँ एक एक क्वेश्चन को डीपली हर एक स्टेप को समझाया गया है बारीक तरीके से, ठीक है, ये जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो यूनिट है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें तो चैप्टर नंबर तो 10 है सदिश। सदिश का परिमाण निकालने के लिए, ठीक है, सदिश के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात निकालने के 1 नंबर में आ सकता है, 1 से 2 नंबर में। और फिर क्या है, सदिश के समान मात्रक शून्य संग्रेख, इस पर क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और देखो रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले स्थिति के लिए जो अंतःखंड विभाजन है, बाह्यखंड विभाजन, इस पर आधारित प्रश्न आ सकता है। और अब सदिशों के अदिश गुणनफल पर आधारित प्रश्न आ सकता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में मैंने मार्क भी करा दिया है, तो इनको जरूर कर लेना। अगला जो देखें चैप्टर नंबर 11, ठीक है, 2 बिंदुओं को मिलाने में रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण आएगा ही आएगा 100%। फिर 2 रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी, ये तो गारंटी है, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा बड़े नंबर में, ठीक है। और 2 रेखाओं के बीच का कोण, इस पर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% फिक्स है, आएगा ही आएगा। ये मुझे जो टॉपिक बताया ना मैंने, इस पर आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 18 नंबर का आएगा दोनों चैप्टर मिलाकर, ये बड़े बड़े नंबर में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी पे देखें तो रैखिक प्रोग्रामन 12.1 प्रश्नावली है एनसीईआरटी की, सिर्फ वही है आपके सिलेबस में, जिसको मैंने ऑलरेडी करा दिया। यहां से एक क्वेश्चन ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ पर आधारित एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ, और वो भी आएगा 5 नंबर में। तो ये चैप्टर छोटी सी प्रश्नावली है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सारे क्वेश्चन करने हैं, कब सॉल्यूशन बाउंडेड हो रहा है, कब अनबाउंडेड हो रहा है, कब नो सॉल्यूशन हो रहा है, तो इस टाइप का देखना। मैंने एकदम इजी वे में समझाया है, जो चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं है वो भी मैंने बता दी है काउंटर एग्जाम्पल लेके। अब जरा देखिए जाके, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। पर 12.1 प्रश्नावली को मैंने 2 पार्ट्स में करा दिया है, 2 घंटे की वीडियो होगी, देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 13 जो प्रायिकता है 8 नंबर का आएगा, तो इसमें प्रतिबंध प्रायिकता, यहां से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है। प्रायिकता का गुणन नियम, यहां से भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। स्वतंत्र घटनाएं, यहां से क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। बेच प्रमेय, यहां से क्वेश्चन आएगा सबसे बड़े नंबर का, 6 नंबर या फिर 8 नंबर। 8 नंबर का तो नहीं है टोटल है, तो बड़े नंबर में आएगा 4 नंबर में, ठीक है। कुल प्रायिकता, तो यहां से मैंने देखो बेच प्रमेय पर बड़े नंबर का आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है, ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। स्वतंत्र घटना पर 1 नंबर का आ सकता है। प्रायिकता का गुणन 2 नंबर का, सप्रतिबंध प्रायिकता 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये मान के चलो। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा दी है। कई बच्चे बोलते हैं सर बोर्ड एग्जाम में किस किताब से मैं पढ़ूं, तो देखो दोस्त, क्लास 12th में हो ना आप, मुझ पे विश्वास करो, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 14 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, और 1 साल मैंने खुद भी पढ़ाया 12th में। अगर आप एनसीईआरटी किताब ढंग से पढ़ लेते हो, सारे उदाहरण आपने कर लिए हैं, सारी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, एनसीईआरटी के साथ साथ, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपने पीवाईक्यू विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आपने बना लिए हैं, तो कोई माइका लाल आपका 100 नंबर लाने से रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल, ठीक है। 100 नंबर अगर ना भी आए एकदम 95+ तो आएंगे ही आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट लगाएं, कुछ इधर उधर से क्वेश्चन बैंक कर लें, जैसे मेरे वीडियोस देख लें, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह कर लें, तो आपके 100 में से 100 ही आएंगे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लेते हो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, तो 100 में से 100 आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, 95% तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेरे से भी आप पूछेंगे सर वो बताइए कि इजी चैप्टर कौन से हैं, देखो अगर पढ़ाई करोगे तो सारा कुछ इजी है, नहीं पढ़ोगे तो सारा कुछ टफ है, सीधी सी बात है ना। तो आपको जो चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रायिकता चैप्टर ज्यादा आसान है, ये चैप्टर भी ज्यादा आसान है, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन ये आसान हुआ, और चैप्टर नंबर ये वाला भी आसान है, ठीक। मेरे हिसाब से तो यार सारा ही आसान लगता है मुझे। तो जो टॉपिक मैंने बताया ना,
उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दो, हो जाएगा। चैप्टर नंबर ज़्यादा 1 पे फोकस करना, क्योंकि इकलौता क्वेश्चन 10 नंबर का दे देगा, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट वीडियो तो बना ही रहा हूँ, उसको देखते रहो। चैनल से साथ जुड़े रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। हमारा सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पुरानी तो एनसीईआरटी खत्म कर दी थी, नई भी खत्म होने वाली है, और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शुरू कर दिया है पढ़ाना। तो चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो आपको फायदा ही होगा। अभी नहीं, फ्यूचर में भी बीएससी बीटेक की मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, पढ़ा चुका हूँ, 1500 से ज़्यादा वीडियो मैंने बना दी है ऑलरेडी। तो फ्यूचर में भी आपको यहीं पे आना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि फ्री है। अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद। डेली पढ़ाई करो, डेली प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे तभी आप मैथ में अच्छे बन पाओगे, फोड़ पाओगे, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।